नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं उद्धार फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप हर साल मक्का लगाते हैं लेकिन आपकी पैदावार 12, 14, 16 क्विंटल प्रति एकड़ से आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आज के यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्योंकि आज मैं आपको शुरू से लेकर के यानी कि मक्का की रोपाई से लेकर के कटाई तक पूरा प्रोसेस A to Z जानकारी आपको बताने वाला हूं, जिनसे अपना कर आप अपनी जो फसल है उसकी बढ़वार को, भुट्टे का आकार को और दानों का गुणवत्ता पहले से कहीं बेहतर आप बना सकते हैं। इसलिए वीडियो में हम बात करेंगे कि खेती की तैयारी आपको कैसे करना है, कौन सी उन्नत आपको हाइब्रिड किस्म चुनाव करना है, बीज की मात्रा कितनी रखना है, बेड विधि से खेती करें या फिर आपको या नॉर्मल विधि से आपको खेती करना है, खाद और उर्वरक कब और कितना डालना है, खरपतवार और जो फॉर्म अम्ली वर्म जैसे खतरनाक कीट से फसल को आपको कैसे बचाना है। बहुत सारे कीट लग जाते हैं, खासकर बारिश के मौसम का जो मक्का रहता है उसमें, तो उन सब से कैसे बचाना है। साथ ही सिंचाई देना है या नहीं देना है, किन क्षेत्रों में बारिश होती है, किन क्षेत्रों में नहीं होती है, और आखिर में लागत, उत्पादन और संभावित मुनाफे की पूरी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। दोस्तों, कई किसान DAP और यूरिया के भरोसे खेती करते हैं। शुरुआत में फसल तो ठीक रहता है, लेकिन बाद में जो पत्तियां हैं वो पीला पड़ने लगता है, तना कमज़ोर रह जाता है और भुट्टा छोटा बनता है और दाने पूरी नहीं भर पाता है। इसका कारण केवल खाद की कमी नहीं है, बल्कि सही पोषक प्रबंधन और समय पर देखभाल का अभाव भी होता है। यदि आपका पौधा का शुरुआत बढ़वार कमज़ोर होगा या मजबूत नहीं होगा, तो इसका जो जड़ है वो छोटा रह जाएगा। इसलिए आपको अपना जो पौधा है उसको शुरुआत का जो बढ़वार है उसको मजबूत करना पड़ेगा, तब जाकर के जड़ जो है गहरा होगा, तना मोटा होगा और पत्तियाँ गहरे रंग और हरे रंग की होगी, तो पौधा अधिक प्रकाश संश्लेषण करेगा और उसी का सीधा असर पैदावार पर भी दिखाई देता है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हर स्टेज पर छोटी छोटी आपकी जो हमारी जो बातें हैं वो आपकी उपज बढ़ाने में काफ़ी बड़ा अंतर ला सकता है। दोस्तों, आप पहली बार उद्धार फार्म पर आए हैं, हमारा चैनल पर आप पहली बार देख रहे हैं और ऐसी खेती से जुड़ी और भरोसेमंद जानकारी आप पाना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दें। अब बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले खेत की तैयारी की बात करें तो मक्का एक ऐसी फसल है जिसे भुरभुरी, अच्छी जल निकासी वाली और उपजाऊ मिट्टी काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है। खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें जड़ों का जो विकास है वो प्रभावित होता है और कई रोग लगने का संभावना भी बढ़ जाता है। इसलिए खेत की पहली गहरी जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करें। इसके बाद 2 से 3 बार कल्टीवेटर या फिर हैरो चला करके मिट्टी को भुरभुरा आपको बना लेना है। यदि खेत में गोबर की अच्छी तरीक़ा से सड़ी हुई खाद उपलब्ध है दोस्तों, तो आपको 2 से 3 टन प्रति एकड़ गोबर आपको मिला देना है, जिससे मिट्टी की जो संरचना है वो काफ़ी अधिक सुधरती है और पौधे को लंबे समय तक पोषण भी मिलता रहता है। अब बात करें दोस्तों बेड विधि की। आज बहुत से प्रगतिशील जो किसान भाई हैं इसी तकनीक से खेती कर रहे हैं। इस विधि में जड़ों का जो पर्याप्त हवा मिलता है, अतिरिक्त पानी आसानी से निकल जाता है और पौधे की जो बढ़वार है दोस्तों वो तेज़ी होती है। बेड की चौड़ाई लगभग आपको 3 से 3.5 फीट रखना है और बेड पर 2 कतारों में बुआई करते हैं, तो दोनों कतार के बीच लगभग 18 से 24 इंच की दूरी को आपको मेंटेन करके रखना है। और पौधे से पौधे की दूरी दोस्तों कम से कम आपको 8 से 10 इंच तक रखना है। इस दूरी में हर पौधे को पर्याप्त धूप, हवा और पोषण मिलता है, जिससे भुट्टा जो है समान रूप से विकसित भी हो जाता है और दोनों का जो भराव है या दानों का जो भराव है दोस्तों वो काफ़ी अच्छा रहता है। यदि आप इस प्रकार वैज्ञानिक तरीके से बुआई करेंगे तो फसल का जो प्रबंधन है वो भी काफ़ी आसान होगा और निराई, खाद तथा सिंचाई का काम भी बेहतर ढंग से आप कर सकते हैं। अगर अगली कड़ी में हम बात करेंगे दोस्तों समय और सही वैरायटी की, यानी कि ये जो हमारा जो टॉपिक है दोस्तों इसमें बात करेंगे समय और सही वैरायटी की। किसान भाई चाहे आप कितनी भी महंगी खाद या दवाई डाल दें, अगर बुआई सही समय पर नहीं हुई या बीज की गुणवत्ता अच्छी नहीं, तो आपकी जो अच्छी पैदावार मिलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। बरसाती मक्के की बुआई के लिए अधिकांश क्षेत्रों में दोस्तों 15 जून से लेकर के 30 जून का जो समय रहता है वो सबसे अच्छा माना जाता है। जिन किसानों के पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है वे मानसून आने से पहले 10 से 15 दिन पहले ही भी बुआई आप कर सकते हैं, जिससे फल जल्दी तैयार भी हो जाता है और अगली जो आप बुआई कर रहे हैं या अगली जो फसल आप लगाने के बारे में सोच रहे हैं दोस्तों, तो उस फसल के लिए भी आपको काफ़ी अधिक
टाइम भी मिल जाता है। अब सवाल आता है कि कौन कौन सी हमें वैरायटी लगानी चाहिए। तो देखिए, आज बाज़ार में सैकड़ों कंपनियां के बीज उपलब्ध है, लेकिन हमेशा विश्वसनीय और प्रमाणित कंपनी का बीज ही आपको लेना है। तो अच्छी उपज देने वाली कुछ लोकप्रिय हाइब्रिड किस्म है, जैसे श्रीकार का मान के चलिए 8199 का आता है, फिर एक 459 का आता है श्रीकार का, फिर डेकाल्व का आता है 219196 करके, फिर हाईटेक आता है 516, सिजेंटा आता है 6802 और एडवांटा का आता है 741। और इसके बाद और बहुत सारे वेराइटी है दोस्तों। एडवांटा में ही आता है 759। आप अपने जलवायु, मिट्टी और पानी की उपलब्धता के अनुसार इसमें उपयुक्त किस्म का चुनाव करके आप रोपाई कर सकते हैं। दोस्तों, बीज हमेशा अधिकृत विक्रेता से ही खरीदें ताकि अंकुरन आपको अच्छा मिल सके। बीज की मात्रा की बात करें तो यदि आप बेड विधि से खेती कर रहे हैं तो सामान्य 6 से 7 किलोग्राम बीज लगता है इसमें। अब बात करें दोस्तों इसमें जो बेसल डोज यानी कि बुआई के समय दी जाने वाले कुछ प्रमुख खाद के बारे में, तो यही वह स्टेज है जहां सबसे ज़्यादा गलती होती है। कई किसान केवल डीएपी डालकर काम खत्म कर देते हैं, जबकि पौधे को शुरुआती अवस्था में संतुलित पोषक की भी आवश्यकता काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। यदि आप प्रति एकड़ की बात करें तो 30 से 35 किलो आपको डीएपी डालना है, 50 किलो आपको सुपर फास्फेट डालना है और 15 किलो आसपास आपको पोटास का उपयोग करना है। यदि खेत में दीपक या फिर सफ़ेद गिडार या फिर जो छोटे छोटे कीड़े रहते हैं वो उसकी समस्या है, तो आप कृषि विशेषज्ञ के अनुसार भी उपयुक्त कीटनाशक का उपयोग कर सकते हैं। इन सभी उर्वरकों को बेड बनाते समय दोस्तों मिट्टी में अच्छी तरह मिला देना है ताकि पौधे की जो जड़ों का जो शुरुआत से ही पोषण मिल सके। अब अंकुरन के बाद आपको क्या करना है कि बुआई के 5 से 7 दिन बाद खेत का आपको निरीक्षण करना है। जहां बीज नहीं उगा वहां तुरंत गैप फिलिंग करके या फिर उसका जो गैप है उसको भर देना है। इससे पौधे की जो संख्या है बराबर रहेगी, उत्पादन पर असर नहीं पड़ेगा। अब आते हैं महत्वपूर्ण विषय पर दोस्तों, वो है खरपतवार का नियंत्रण। देखिए, मक्के की शुरुआती 30 से 35 दिन में अवस्था काफ़ी संवेदनशील रहती है। यदि इस समय खेत में खरपतवार अधिक हो जाए तो पानी, खाद और धूप का बड़ा हिस्सा खुद ले लेती है। इसका सीधा असर पौधे की बढ़वार और अंतिम उत्पादन पर पड़ता है। इसलिए खेत को शुरुआती अवस्था में खरपतवार मुक्त रहना जरूरी है। यदि आवश्यकता है तो मक्का के लिए आप अनुशासित खरपतवार नाशी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन देखिए अभी बरसात का टाइम है, ऐसे में थोड़ा बहुत दवा का असर थोड़ा कम हो जाता है। तो दवा का चुनाव हमेशा अपने खेत में मौजूद खरपतवारों के प्रकार और उसकी अवस्था को देख करके आपको करना है। साथ ही ध्यान रखना है कि दवा का छिड़काव तभी करें जब मिट्टी में पर्याप्त नमी हो और तेज हवा ना हो, बारिश की संभावना ना हो। नहीं तो ऐसा हो कि बारिश आप स्प्रे कर दिए और बारिश मार के सारा आपका जो मेहनत है उसको बेकार कर दे। तो दोस्तों, खेती में छोटी छोटी सावधानी ही बड़े परिणाम देती है। इसलिए जल्दबाजी में कोई भी दवा या खाद बिना जानकारी के आपको इस्तेमाल नहीं करना है। तो इसमें अब क्या है कि इसमें जो रोग लगते हैं दोस्तों, यानी कि मकई में जो रोग लगते हैं, तो वो क्या है कि टॉप ड्रेसिंग के बाद आप उस रोग को भी कंट्रोल कर सकते हैं। और बुआई के लगभग 18 से 22 दिन बाद जब पौधे में आपका 4 से 6 पत्ती हो तब आप टॉप ड्रेसिंग कर सकते हैं। यदि खेत में खरपतवार है तो पहले उसे नियंत्रित कर ले और उसके बाद ही उर्वरक दे, ताकि पूरा जो पोषण है दोस्तों वो पौधा को मिले। नहीं तो ऐसा होगा कि खरपतवार है यार, अब ऐसे में ही आप खाद डाल दे रहे हैं तो ऐसे में नुकसान हो जाएगा। प्रति एकड़ लगभग आपको 25 किलोग्राम यूरिया देना है, जिससे अपने क्षेत्र के मिट्टी में अगर जिंक की कमी पाई जाती है तो जिंक सल्फेट का भी आप प्रयोग मिट्टी परीक्षण या मिट्टी का जांच करके भी आप कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि दोस्तों देखिए, खाद डालने के बाद यदि बारिश ना हो तो हल्की सिंचाई करें ताकि पोषक तत्व जड़ों तक आराम से पहुंच जाए। लेकिन ऐसे अभी टाइम चल रहा बारिश का, तो बारिश आराम से हो ही रहा है दोस्तों। और लगभग 30 से 40 दिन बाद जब पौधा आपका तेज़ी से बढ़ रहा है तब दूसरा टॉप ड्रेसिंग आपको करना है। इस समय नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है, इसलिए रासायनिक कृषि अनुसंधान के अनुसार यूरिया की दूसरी किस्त आपको देना है। यदि मिट्टी परीक्षण में आवश्यकता बताई गई या पाई गई तो सल्फर या अन्य सूक्ष्म तत्वों का आप शामिल कर सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों, उर्वरक सीधे पौधे के तने से चिपका कर ना दे, उन्हें पौधे से कुछ दूरी पर दे, मिट्टी में दे, ताकि जड़ों का जो उसका बेहतर अवशोषण कर सके और आपका जो पौधा है उसको पर्याप्त
खाद मिल सके। दोस्तों अब सिंचाई प्रबंधन की बात करें तो यदि वर्षा पर्याप्त हो रही है आपके क्षेत्र में तो अतिरिक्त सिंचाई की आवश्यकता आप भूल कर भी ना करें दोस्तों, ऐसे में जड़ सड़न का बीमारी हो जाएगा। लेकिन यदि बारिश रुक जाए तो विशेष रूप से इन अवस्थाओं में नमी बनाकर आपको रखना है। जैसे घुटन अवस्था हो गया, फूल आने का समय हो गया, रेशे निकलने का समय हो गया या दाना भरने का समय हो गया, इन समय में आपको पानी कमी होने नहीं देना है। दोस्तों अब देखिए फॉल आर्मी वर्म से बचाव, यानी कि कुछ वर्षों से जो फॉल आर्मी वर्म मक्का की सबसे गंभीर समस्याओं में एक बनकर सामने आ रहा है। दोस्तों इसका जो लक्षण क्या है कि पत्तियों पर अनियमित छेद कर देते हैं और नई पत्ती का जो कटा हुआ दिखाई देने लगता है। पौधे के बीच वाली जो गांठ है उसमें कीड़ा का मल दिखाई देने लगता है। ऐसे खेत का नियमित निरीक्षण करते रहें। यदि शुरुआत अवस्था में प्रकोप दिखे तो तुरंत आपको कार्रवाई कर देना है। मिट्टी भी या किसी भी कीटनाशक का चुनाव अपने क्षेत्र में आप देखिए क्षेत्र के आधार पर ही करें, क्योंकि सब जगह पर अलग अलग दवाई उपलब्ध होता है। तो लेबल पर दिए निर्देश के अनुसार ही आपको उचित मात्रा में आपको खाद का छिड़काव करना है। एक ही दवा का आपको बार बार प्रयोग करने के बजाय अलग अलग दवा का आपको प्रयोग करना है, ताकि जो प्रतिरोध का है वो विकसित ना हो। अब क्या है, कई किसान शिकायत करते हैं कि यूरिया देने के बाद भी पत्तियां पीली रह जाती है। तो देखिए ऐसा हमेशा नाइट्रोजन की कमी से नहीं होता है, कई बार जिंक सल्फेट या मैग्नीशियम या आयरन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी से भी होता है। जल भराव या जड़ों के कमज़ोर विकास के कारण ही कई समस्याएं आती है। इसलिए केवल यूरिया बढ़ाने के बजाय समस्या की सही पहचान करें। यदि संभव है तो मिट्टी परीक्षण कराएं और उसी के अनुसार पोषण प्रबंध करें। तो देखिए फसल की नियमित आपको निगरानी करना है 3-4 दिन में खेत जा करके, और कहीं कीट तो नहीं दिख रहा है या रोग की शुरुआत का लक्षण तो नहीं है और पौधे में पोषक की कमी नहीं दिख रहा है, कहीं पानी ज़्यादा जमा तो नहीं है। याद रखिए दोस्तों, समय पर की गई छोटी छोटी आप जो कार्रवाई करते हैं वही बड़े नुकसान से बच सकते हैं। दोस्तों मक्का की खेती में सबसे बड़ा अंतर खेत की नियमित निगरानी और समय पर प्रबंधन से आता है। जो किसान अपनी फसल को लगातार ध्यान दे देता है अक्सर बेहद उत्पादन वो प्राप्त कर लेता है। देखिए किसान भाई, अगर बात करें हम लोग कटाई का सही समय का, तो उत्पादन लागत, संभावित आय और कुछ ऐसे अंतिम सुझाव की जिसका पालन करके आप अपनी मक्के की खेती को और अधिक लाभदायक बना सकते हैं। तो सबसे पहले कटाई की बात करें तो सामान्य अधिकांश हाइब्रिड मक्का की किस्म में 105 से 120 दिन का टाइम ले लेता है। यह अवधि किस्म, मौसम और क्षेत्र के अनुसार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। जब भुट्टे के दाने पूरी तरह भर जाए दोस्तों, उसका रंग चमकीला दिखाई दे और बाहरी आवरण सूखने लगे और दानों में नमी काफ़ी कम हो जाए, तब कटाई आपको सही समय पर होता है। बहुत ज़्यादा कटाई या बहुत लेट से कटाई या बहुत जल्दी कटाई दाना का वजन को कम कर देता है। इसलिए बहुत देर करने का बारिश भी असर करता है, कीट और अन्य कारण से भी नुकसान पहुंचता है। तो कटाई के बाद भुट्टों को अच्छी तरह की सुखाए, दानों को नमी सुरक्षित भंडारण के स्तर तक लाने दे और बाद की जो मड़ाई और भंडारण करें। और सूखे और साफ स्थान पर भंडार करने से दोस्तों फसल लंबे समय तक सुरक्षित रहती है। या फिर आप क्या करें, भुट्टा की अगर मांग है आपके क्षेत्र में तो आप डायरेक्ट भुट्टा वाले के पास भी सप्लाई कर सकते हैं, या खुद भी भुट्टा बना करके एक पीस 10 रुपये के हिसाब से आजकल चल रहा है, इस टाइप से भी आप कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन यदि आजकल बहुत जगह पे 20 रुपया भी है, बहुत ज़्यादा किसान भाई कमेंट करते हैं कि हमारे साथ 20 रुपया के 25 रुपया है, तो देखिए सब जगह अलग अलग रेट है। तो खेत की तैयारी अच्छी तरीके से आपको करना है, बीज का चुनाव सही करना है, पौधे का संख्या को संतुलित रखना है और समय पर पोषण देना है, खरपतवार और कीट का प्रभाव प्रबंधन किया जाए और आवश्यकता पड़ने पर आपको सिंचाई करना है। तो बेड विधि से पारंपरिक विधि की तुलना में बेहतर उत्पादन आप निकाल सकते हैं। हालांकि जो वास्तविक उत्पादन है दोस्तों मिट्टी, सिंचाई, किस्म और प्रबंधन पर निर्भर करता है, इसलिए किसी निश्चित उत्पादन की गारंटी अलग से नहीं दिया जा सकता। अब बात करें दोस्तों इसमें लागत और खर्चा की, तो देखिए खेती की लागत अलग अलग राज्यों और ज़िलों में अलग अलग हो सकती है। कहीं बीज, उर्वरक, मजदूरी, दवाई, सिंचाई और कटाई का खर्चा अलग अलग जगह पर अलग होता है। हमारे साइड में अभी 300 था, 350 आसपास जा रहा है जो लेबर कॉस्ट है। तो इसी प्रकार बाज़ार में मक्का का भाव भी समय और स्थान के अनुसार ऊपर नीचे होता है। इसलिए खेती शुरुआत करने से पहले अपने क्षेत्र के वर्तमान जो इनपुट खर्चा है और मंडी का भाव है उसका अनुमान जरूर लगा लें और अच्छी योजना और सही प्रबंधन से लाभ की संभावना बढ़ा सकते हैं। कुछ अंतिम और बात करेंगे दोस्तों, हमारे जो प्रमाणित
आपको बीज लेना है, मिट्टी परीक्षण के आधार पर उर्वरक का प्रयोग करना है, खेत में जल भराव नहीं होने देना है, कुछ दिनों में फसल का निरीक्षण आपको करते रहना है। और एक ही कटाई या एक ही कीटनाशक का लगातार आपको उपयोग नहीं करना है। याद रखिए किसान भाइयों, खेती में कई जादू खाद या दवा नहीं होता जो अकेले उत्पादन को ना बढ़ा दे। अच्छी पैदावार हमेशा सही समय, सही तकनीक, संतुलित पोषण और नियमित निगरानी और मेहनत का परिणाम होता है। अगर आप हमारे वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो मैं दिल से आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी से आपके खेत में बेहतर परिणाम देने की मदद मिली होगी। अगर यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दें ताकि यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक पहुँचे। और चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। आपके मन में कोई और सवाल है या आप अपने क्षेत्र में कौन सी मक्का की किस्म लगा रहे हैं या बताना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। हमारी टीम आपके सवालों का जवाब देने में पूरी मदद करती है, पूरी कोशिश करती है दोस्तों। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ओहदार फार्म को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए, क्योंकि यहाँ आपको खेती, बागवानी, नई तकनीक, उन्नत किस्म और कम लागत में अधिक उत्पादन से जुड़ी भरोसेमंद जानकारी लगातार मिलती रहती है। तो मैं हूँ आपका दोस्त दीपक, अगर आप देख रहे हैं तो ओहदार फार्म। मिलते हैं दोस्तों एक नई और बेहतर काम की और नई जानकारी और नई खेती की तरीके के ऊपर बात करेंगे। तो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।